सीरिया में अपने अपने वर्चस्व के लिए भिड़ रहे इजराइल और तुर्की लगता है कि शांत नहीं बैठने वाले हैं। इजराइल और तुर्की के बीच तनाव अब सिर्फ बयानों और सीरिया में सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस लड़ाई ने कानूनी मोर्चा भी खोल दिया है। तुर्की ने औपचारिक तौर पर इंटरपोल से अपील की है कि वो गजा में नरसंहार, जेनोसाइड और युद्ध अपराधों के गंभीर आरोपों के तहत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ रेड नोटिस यानी अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करें, उनको गिरफ्तार करें। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के जरिए इजराइल के शीर्ष नेतृत्व को घेरने की एक सोची समझी चाल है। आखिर तुर्की ने अचानक यह कदम क्यों उठाया है? क्या सीरिया में इजराइल और तुर्की के बीच चल रहा ताजा संघर्ष इसकी असली वजह है? और क्या इंटरपोल सच में नेतन्याहू के खिलाफ ऐसा कोई वारंट जारी कर सकता है, उनको गिरफ्तार कर सकता है? आइए समझते हैं पूरी खबर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तुर्की के न्याय मंत्री, मतलब जैसे हमारे यहाँ कानून मंत्री होते हैं, तुर्की के न्याय मंत्री अकिन गुरलेक ने बताया है कि तुर्की के न्याय मंत्रालय ने नेतन्याहू और एक दूसरे इजरायली व्यक्ति के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस की मांग की प्रक्रिया शुरू की है। तुर्की की न्याय और विदेश मंत्रालय की टीमों ने मिलकर यह पुख्ता दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जिसे इंटरपोल को सौंपा गया है। यह मामला ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला मतलब हुआ कि छोटी छोटी नावों का बेड़ा। यह एक गाजा जाने वाली मानवीय सहायता वाली फ्लोटिला थी, यानी छोटी छोटी नाव में गाजा के लोगों के लिए दवाइयां जा रही थी, खाना जा रहा था। और उस दौरान इस पूरे के पूरे बेड़े पर इजरायली बलों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में, यानी कि इंटरनेशनल समुद्र की सीमा थी, वो वहां पर रोक दिया था इजरायली सेना ने। तुर्की की अदालत में इस मामले को लेकर कई इजरायली अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तुर्की का आरोप है कि इस घटना में गंभीर अपराध किए गए, जिनमें जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, टॉर्चर, जबरन हिरासत और दूसरे आरोप शामिल हैं। तुर्की की अदालत ने जुलाई 2026 में नेतन्याहू और एक अन्य इजरायली व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अब तुर्की इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के स्तर तक ले जाना चाहता है। इसके अलावा तुर्की का यह भी तर्क है कि गजा पट्टी में इजरायली सेना द्वारा किए गए हमलों में हजारों मासूम नागरिकों की मौत, अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया जाना, मानवीय सहायता को रोकना सीधे तौर पर नरसंहार है, जेनोसाइड है और युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। चूंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन सभी सैन्य ऑपरेशंस के मुख्य कमांडर और राजनीतिक प्रमुख हैं, इसीलिए तुर्की ने इंटरपोल के नियमों के तहत उन्हें वैश्विक स्तर पर वांटेड अपराधी घोषित करने की मांग की है। हालांकि कूटनीति के जानकारों का मानना है कि इंटरपोल आमतौर पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में रेड नोटिस जारी करने से बचता है, लेकिन तुर्की के इस अपील ने वैश्विक मंच पर इजराइल की मुश्किलें बढ़ा जरूर दी हैं। अच्छा, तुर्की के इस कदम पर अब इजराइल की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई, उनका भी रिएक्शन आया है और बड़ा सख्त ऐतराज जताया है। नेतन्याहू के कार्यालय ने एर्दोगन पर हमला करते हुए तुर्की की इस कार्रवाई को इजरायली नेतृत्व को डराने की कोशिश बताया है। नेतन्याहू ने एर्दोगन को बेहद कड़े शब्दों में निशाना बनाया और कहा कि तुर्की अब अपनी आक्रामकता को सीरिया तक बढ़ाना चाहता है और इजराइल इसे स्वीकार नहीं करेगा। यानी दोनों देशों के बीच भाषा की अब काफ़ी या कहें कि जो बातचीत हो रही है, जो भाषा है, वो बहुत ज़्यादा तल्ख हो चुकी है, काफ़ी कड़वी हो चुकी है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से वो फायर हो रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह सिर्फ गजा नहीं है, सीरिया भी इस कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा अब बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, जैसा हमने कहा, सिर्फ गजा का मुद्दा भी नहीं है, बल्कि हाल में जो कुछ उत्तरी सीरिया में हुआ, इजराइल और तुर्की का आमना सामना, वर्चस्व को लेकर खूनी तनातनी। हाल ही में इजरायली वायुसेना ने सीरिया के कई ठिकानों और एयर बेसिस पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी, जहां तुर्की अपना सैन्य प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इस कार्रवाई के बाद से अंकारा और तेल अवीव के रिश्ते पूरी तरह से उबल पड़े हैं। मामला तब और गर्मा गया जब अमेरिकी राजदूत ने भी सीरिया में इजराइल के सैन्य कदमों और नेतन्याहू की नीतियों पर सवाल उठाए। इसी का फायदा उठाकर एर्दोगन ने नेतन्याहू के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने का यह नया पैंतरा चला है। इसकी टाइमिंग इसीलिए चुनी गई है। अब बार बार एक रेड नोटिस शब्द आ रहा है। आखिर होता क्या है रेड नोटिस? यहां एक कानूनी बात को समझना जरूरी है। कई जगह खबरों में से सीधे सीधे इंटरपोल का गिरफ्तारी वारंट कहा जा रहा है, लेकिन
तकनीकी तौर पर यह पूरी तरह सही नहीं, मतलब रेड नोटिस जारी होना कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं होता। रेड नोटिस खुद गिरफ्तारी वारंट नहीं है, यह किसी देश की ओर से इंटरपोल के जरिए दूसरे देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह अनुरोध होता है कि किसी वांछित व्यक्ति को, वांटेड व्यक्ति का पता लगाया जाए और जरूरत पड़ने पर स्थानीय कानून के तहत उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लिया जाए। इसके बाद प्रत्यर्पण, एक्सट्रेडिशन या आगे की कानूनी कार्रवाई संबंधित देश के कानून पर निर्भर करती है। यानी अगर इंटरपोल रेड नोटिस स्वीकार कर भी लेता है जो अनुरोध किया है तुर्की ने, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर नेतन्याहू को देखते ही पुलिस अपने आप गिरफ्तार कर ली। ऐसा नहीं है। हर देश अपने कानून के मुताबिक फैसला करेगा और फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात, इंटरपोल ने तुर्की के अनुरोध को स्वीकार कर रेड नोटिस जारी किया है, ऐसी पुष्टि नहीं है अभी। इसकी पुष्टि होनी बाकी है। अभी जवाब क्या है ये नहीं पता है। लेकिन क्या नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है? अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पहला चरण ही यह है कि तुर्की ने इंटरपोल रेड नोटिस की मांग की है। इंटरपोल की प्रक्रिया और नियम लागू होंगे और इसके बाद भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी संबंधी देश के घरेलू कानून और न्यायिक व्यवस्था पर निर्भर कर सकती है। इसीलिए इस खबर को ऐसे समझना चाहिए, तुर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग का रास्ता खोलने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब तत्काल यानी तुरंत वैश्विक गिरफ्तारी नहीं है। वैसे एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी, जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी पहले से ही इजरायली नेताओं के खिलाफ और इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी है और अब तुर्की की तरफ से इंटरपोल में रेड नोटिस की मांग ने नेतन्याहू के लिए दुनिया के कई देशों में यात्रा करना कानूनी रूप से बेहद जोखिम भरा बना दिया है। भले ही इजरायल इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा, लेकिन एर्दोगन के इस कदम ने मिडिल ईस्ट के इस टकराव को एक नई कूटनीतिक और कानूनी युद्ध में जरूर बदल दिया है। क्योंकि आप इस चीज को इस तरह से समझिए, एक तरफ इस्लामिक नेटो तुर्की की तरफ से बनाया गया, पाकिस्तान को शामिल किया गया, दूसरी तरफ उसने शामिल सऊदी अरब को किया, या कहीं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इसमें पहले से ही थे। तो तुर्की यहाँ पर एक तरह से एर्दोगन, जो कि उनके राष्ट्रपति हैं, वो हमेशा कोशिश रहते हैं कि वो खलीफा बने रहें और इसी हिसाब से खलीफा बनने की उनकी ये कोशिश और उनकी ये जिद रहती है। और अब कहीं ना कहीं वो मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, इजराइल का प्रभुत्व खत्म करके रखना चाहते हैं। और यही वो वजह है कि तुर्की अब सीधे तौर पर, चूंकि सीरिया और इजराइल दोनों पड़ोसी देश हैं और सीरिया और इजराइल का मसला ताज़ा चल रहा है और इसको लेकर ये चाहते हैं तुर्की के राष्ट्रपति की किसी भी सूरत में सीरिया पर जो कब्जा इजराइल ने किया हुआ है, खासतौर पर गोलान हाइट्स, उनको वहां से हटाया जाए। और ये भी इस बीच खबर निकलकर सामने आई कि जब तुर्की की मौजूदगी में सीरिया पर हमला किया गया था इजराइल की तरफ से, तो उसके बाद अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर सीरिया के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचते हैं और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद वो आपस में बात करते हैं। यानी कि तुर्की अपनी चाल को आगे बढ़ाता हुआ यहां दिखाई दे रहा है कि सीरिया को भी वो इस्लामिक नेटो में शामिल कर ले। वैसे आपकी इस पर क्या राय है? क्या इंटरपोल को तुर्की की इस मांग पर विचार करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें।